हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राजेश कुमार रवि एंड वेलकम टू पीजीटी वाला। तो बच्चों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी संयुक्ता के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी एलिमेंट्स का संयुक्ता कैसे ज्ञात करते हैं, संयुक्ता निकालना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी एलिमेंट्स के लिए। तो आज हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे कि आखिर संयुक्ता होता क्या है। तो वैलेंसी क्या होता है संयुक्ता, कि किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी तत्व के द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए, क्या कि किसी भी एलिमेंट्स के द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए त्यागी गई या ग्रहण की गई उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, संयोजकता कहते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स के द्वारा कोई भी एलिमेंट्स अपना वैलेंसी को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन का। आप लोग नाम सुने होंगे हाइड्रोजन। हम लोग हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं। इसका सैम्बल क्या होता है, H। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करना है क्या, वैलेंसी। तो लिखेंगे क्या, ये एटॉमिक नंबर ऑफ किसका, हाइड्रोजन का। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। आप लोग को याद होगा कि सबसे शुरू में जो आता है वो हाइड्रोजन ही होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया, क्या हो गया, 1। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसके पास जो एटॉमिक नंबर है वो एक ही है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी कितना होगा, एक ही होगा। तो इसलिए इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा, एक ही होगा। क्या होगा, इसका वैलेंसी 1 होगा। अब 1 क्यों होगा, तो अभी हम बताएं कि किसी भी तत्व को अपनी बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए त्यागी गई या ग्रहण की गई, मतलब अगर ये एलिमेंट्स के पास एक इलेक्ट्रॉन्स है और इसको बाह्यतम कक्षा को पूरा करना है, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वो 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, फिर 8 होता है, ये बढ़ते चला जाता है ना। उसको अभी बताएंगे थोड़ा सा आगे क्या होता है। तो इसको अभी चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन्स, एक चाहिए। बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है सिर्फ एक। तो ये क्या करेगा, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है जिसके पास 0 बचेगा, तो ये देगा नहीं, क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन्स को ये लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो वह उसका संयोजकता कहलाएगा। तो वैलेंसी इसीलिए इसका 1 क्यों होगा, क्योंकि या तो एक लेगा या तो फिर एक देगा। तो याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स देता है उस पर प्लस का आयन चार्ज लगता है। जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे एलिमेंट्स को देगा तो उस पर प्लस चार्ज लगेगा और जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज लगेगा। ये बात याद रखना है कि कोई भी एलिमेंट्स जब अपना इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट्स को देता है तो उस पर प्लस चार्ज लगता है और जो लेता है उस पर माइनस चार्ज लगता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और देखते हैं क्लोरीन का। तो लिखते हैं क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ Cl को हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि इसका पूरा नाम हो जाएगा क्या, क्लोरीन को दर्शाते हैं किससे, Cl से। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 17। कितना होता है, 17। याद रखना है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो जाएगा, 287 होगा। 287 क्यों किए हैं, क्योंकि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन लेने का कैपेसिटी है वो सिर्फ है 2, और दूसरा सेल में कितना जाएगा, 8 जाएगा, और तीसरा सेल में जाएगा 7। अब दूसरा सेल में 8 क्यों जाएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी सिर्फ 8 ही लेने का है, तो वो 9 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले सकता है, इसीलिए इसको फिल करते हैं हम लोग 287। तो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया, ये थर्ड सेल हो गया। तो फर्स्ट में गया 2, सेकेंड में गया 8 और थर्ड में गया 7। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी निकालेंगे, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1 क्यों होगा, बात आता है कि आखिर इसका वैलेंसी 1 क्यों होगा। इसमें तो 7 होना चाहिए लास्ट में, है तो नहीं, 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, और चाहिए इसको सिर्फ वैलेंसी को पूरा, मतलब इसको बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए, लास्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए चाहिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 1 ये किसी से ले सकता है, ये 7 किसी को देगा नहीं। ऐसा कोई भी एलिमेंट्स नहीं है कि इसको 7 अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी और को दे देगा। तो इसको चाहिए कितना, 1। तो इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हम बताए थे कि किसी भी एलिमेंट्स को अपनी बाह्यतम कक्षा को, मतलब लास्ट ऑर्बिट को पूरा करने के लिए त्यागी गई या फिर ग्रहण की गई, मतलब दिया गया या फिर लिया गया,
तो ये लेगा कितना, एक लेगा, इसको चाहिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 होगा। आई बात समझ में। सभी एलिमेंट्स का अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि सबका मतलब एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं वैलेंसी जो होगा वो सबका सेम होगा, सबका वैलेंसी सेम नहीं होता, सबका अलग अलग होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर का डिफरेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे तो वो अलग अलग होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि सबका वैलेंसी अलग अलग निकलेगा। आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये होता क्यों है। तो हम बताते हैं सबसे पहले ये वाला कि आखिर 287 कैसे किसी भी एलिमेंट्स को देते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग इसी चीज़ का वैलेंसी निकालने के लिए। ये हो गया सेकेंड नंबर, है ना। दूसरा नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर देखते हैं एक हम लोग किसका देखते हैं, सोडियम का। लिखते हैं क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। इसको Na नहीं बोलेंगे, Na इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सोडियम है, तो सोडियम का जो सिंबॉलिक होता है वो क्या है, Na। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11। आपको याद होगा 9th क्लास में इस चीज़ को आप लोग पढ़ चुके होंगे चैप्टर 4 में, जिसमें ये चैप्टर 4 में है ना, एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में दिया होगा, उसमें सारा ये एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दिया हुआ, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन करके, ये आपको लगभग 17 तक या 18 तक आपको याद रखना है, 20 तक आप याद रखोगे तो ये आपका 9-10 में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 281। देखिए तीनों का भी जितना भी कैलकुलेट किए हैं वो कितना आया है, ये आया है 281, मतलब सब में वैलेंसी क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। एक और दूसरा करेंगे जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैलेंसी जिसका आएगा वो देखेंगे, है ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे वो क्या आया, 281 आया है। 281 क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, सेकेंड में कितना दिए, 8, तो उसको फिल करने का एक रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही देना है। अब जिसका कैपेसिटी लेने का 2 है उसको 2 ही देंगे, अगर 3 दे देंगे तो उसका कैपेसिटी 2 लेने का 3 देंगे तो ले सकेगा, नहीं लेने सकेगा। तो इसीलिए इस प्रकार का कुछ रूल है, आगे बताएंगे क्यों होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 हो गया, सेकेंड में 8 हो गया, थर्ड में क्या हो गया, 1, तो इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका भी वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 होगा। आई बात समझ में। संयोजकता क्या होता है, ये 3 क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा ना कि वैलेंसी होता क्या है। हाँ बच्चों, किन्हीं को अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम उसको बताने का आपको कोशिश करेंगे, है ना। ये बहुत इजी चीज़ है, इसको समझना ये बेसिक चीज़ है कि आप डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लिखने के लिए बनेगा, और फॉर्मूला लिखने के साथ साथ आपको वैलेंसी भी याद रखना है, और किसी भी एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं सेल में, उसके अकॉर्डिंग इसको दिमाग में बैठा के रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग एक और देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, है ना, 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ, एक देखते हैं कार्बन का, किसका है ये, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 2 होगा और 4 होगा। अब देखिए इसका वैलेंसी अलग आएगा, 3 अभी हम लोग जितना बनाए 3 या 4, उसमें 1 आ रहा था, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करने के पश्चात पता चल रहा है कि इसका जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा, इसका वैलेंसी क्या होगा, 4 होगा। 4 क्यों होगा, आप देखो अब इसको, जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, अब इसके पास अमाउंट एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस किए हैं, तो फर्स्ट सेल में दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में दिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 क्यों दिए हैं, क्योंकि 2 उसका फर्स्ट सेल में लेने का कैपेसिटी है, और 4 सेकेंड सेल में, 4 का कैपेसिटी 8 है, लेकिन इसके पास उतना इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, इसलिए उतना फुल तो किए नहीं है। अब इसको चाहिए कितना, लास्ट वाला सेल को पूरा करने के लिए, सेकेंड सेल को पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो जो अभी बताएं कि जो लेता है उस पर, जो लेगा उस पर माइनस का चार्ज लगेगा, और जो देता है उस पर प्लस का चार्ज लगेगा, है ना। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 4, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 4। आप देखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस करते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसमें देखना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है वो भी दिखाते हैं एक बार ना, उसको समझ जाएंगे तो इजी वे में वो समझ में आएगा। पेज, हाँ चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आप लोग
नीचे क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार होता है, उसमें उसमें बताया गया है कि कितना सेल होता है, सेल किस प्रकार है, उन सेलों को सभी को डिस्क्राइब किया गया है। तो अभी एक एक करके पढ़ेंगे कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आता है, सेकंड में कितना आता है, थर्ड में क्या आता है। तो सबसे पहले दिया गया एटम्स। तो परमाणु क्या होता है, तो परमाणु जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम इकाई है। मतलब जितने भी हम लोग पदार्थ देखते हैं उन सभी में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आई बात समझ में, कि जो पदार्थ है वो सभी पदार्थ जितने प्रकार की चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे आसपास में हमारे पास फर्नीचर है, टेबल्स है, कुर्सी है, वो सभी क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन्हीं कण को जो सबसे छोटा इकाई है वो कहलाता है हमारा एटम कहलाता है। एटम्स में 3 चीज़ होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। उस चीज़ को भी देखते हैं शॉर्ट में, है ना। तो सबसे पहले बनाते हैं एक हम सेल। ये हमारा सेल है। आप लोग पढ़े होंगे जब ये रदरफोर्ड के द्वारा, हाँ, रदरफोर्ड ने अपने एक प्रयोग किया था, जिन्होंने सोने की पन्नी को लिया था, उन्होंने लगभग अल्फा किरणों को पास करवाया था, है ना। थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अल्फा किरणों को पास करवाया था उन्होंने। जब अल्फा किरणों को पास करवाया तो पाया क्या, उन्होंने पाया कि कुछ जो किरण थे, जो कुछ रे थे, वो क्या थे, लगभग इस प्रकार के रे सीधे निकल गए थे। उन्होंने जब सोने की पन्नी में मतलब यूज़ किया तो लगभग उन्होंने पाया कि, क्या पाया कि लगभग 90% ये वाला जो रे था ना, 90% किरण वो सीधे सोने की पन्नी से मतलब पार हो गया था। और ये जो रे थे वो उन्होंने अल्फा किरणों को यूज़ किया था। कौन था, अल्फा किरणों को यूज़ किया था। लगभग इसमें 12,000 उसका संख्या था किरणों का। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रयोग में बताया था। तो लगभग 90% जो किरण थे वो सीधे पास हो गए, और जिसमें से कुछ रे थे जो लगभग कितना, लगभग 9% जो किरण था, वो 9% जो किरण था वो रास्ता से मतलब टकराकर इधर उधर तिरछा निकल गए, है ना। तो ये इनका जो संख्या था, इसका संख्या जो था वो लगभग 9% था। कितना प्रतिशत था वो, 9% था। सीधे पास होने वाले रे का संख्या कितना था, 90%, और डिफ्लेक्ट जो हो गया उसका परसेंटेज था 9%, और मात्र सिर्फ 1% किरण ऐसा था, 1% मात्र रे ऐसा था जो जिस रास्ते से गया वो उसी रास्ते से लौटकर वापस आ गया था। ये बात पता चला, मतलब मात्र सिर्फ 1% ही किरण जो था वो सेंटर से घूमकर वापस आ गया। ऐसा क्यों हुआ, इस घटना को बताएंगे। क्योंकि उन्होंने जब बताया, जब इस ये प्रयोग किया तो उन्होंने बताया कि जो किसी मतलब जो एटम्स है वो एटम्स के सेंटर में क्या है, कोई ठोस ऑब्जेक्ट है, जिसके कारण से वो अल्फा किरण सीधे पास नहीं हो पाया और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर उसी रास्ते में मूव हो गया, है ना। तो उन्हें बताया कि जो एटम्स होता है उसका सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस होता है, और इसी में गोल्डस्टीन्स आए, जेम्स चेडविक आए, उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में ही होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये हमारा कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, जो भारी ठोस अवस्था में होता है, जिसके कारण जो अल्फा किरण गया वो टकराकर उसको उसी रास्ते में वापस लौट आया था। तो उन्होंने बताया कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में हमारा कौन कौन सा चीज़ है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इसी में विद्यमान होता है। अब यहाँ पे बात चलता है कि 90% किरण तो सीधे पास हो गया, 9% जो किरण था वो मूव हो गया। आखिर यहाँ पे मूव क्यों हो गया, यहाँ से ये मूव क्यों कर गया, ये बात पूछने वाली है, समझने वाली है कि यहाँ से आखिर मूव क्यों कर गया, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे जे थॉमसन। उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे थॉमसन के द्वारा। तो उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों ओर जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, जिससे मतलब इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चारों पकड़ घूमते रहते हैं। जो अल्फा किरण इलेक्ट्रॉन से टकराया, वो टकराने के पश्चात क्या हो गया, उसका मार्ग डिफ्लेक्ट हो गया ना। तो जे जे थॉमसन ने बताया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उसके चारों ओर, मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, इसीलिए ये डिफ्लेक्ट घटना हुई थी, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें कि सेल किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ना। चलिए एक बना रहे हैं सर्कल, फिर से उसी तरह गोल सा प्यारा सा, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, है ना। चलिए इसको याद रखना है कि ये हमारा क्या है, सेल है। क्या है, सेल। इसको हम लोग कक्षा बोलते हैं ना। दूसरा लेते हैं, एक और सेल लेते हैं, 2-3 बना लेते हैं, उसके बाद समझने में इजी लगेगा। चलिए ये हमारा बन गया सेल। इसको बोलते हैं n = 1,
ये कहलाता है n इजकल टू 2, ये कहलाएगा हमारा n इजकल टू 3। एक और ले लेते हैं, किसको लेते हैं, कलर थोड़ा सा चूज कर ले रहे हैं एक, चलिए इसी वाइट को लेते हैं ना, एक और लेते हैं इसका सेल, इस कक्षा को हम लोग बोलते हैं n इजकल टू 4। आई बात समझ में? फर्स्ट सेल को बोल रहे हैं 1 और सेकंड सेल को 2, थर्ड सेल को 3 और फोर्थ सेल को बोल रहे हैं, इसका नाम दे दिए 4, ये 4। इसको बोलते हैं KLMN। इस सेल को नाम याद रखना है कि सेल का नाम क्या है, KLMN। अब इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनको बोलते हैं बोरबरी। क्या है? बोरबरी एक वैज्ञानिक थे, बोरबरी का थ्योरी है ना, जिन्होंने थ्योरी दिया था 2n का स्क्वायर, जो थ्योरी दिए थे 2n का स्क्वायर। आखिर 2n का स्क्वायर क्या था? तो उन्हें बताया कि जितना भी सेल होता है वो सेल में कितना एलिमेंट्स का जो संख्या होगा वो इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार जाएगा, किस सेल, मतलब जैसे फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना जाएगा, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। तो उन्होंने इस फॉर्मूला के आधार पर उन्होंने बताया था। जैसे लिखते हैं कि 2 को गुना करते हैं 1, n के जगह पे लेते हैं फर्स्ट सेल, n के जगह पे लेते हैं फर्स्ट सेल, इसको गुना करते हैं इसका स्क्वायर। अगर 2 को गुना करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 इंटू 2। तो मतलब इससे पता चलता है कि जो फर्स्ट सेल होगा वो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स लेने का कैपेसिटी कितना होगा, 2 होगा। आई बात समझ में? देखिए चलिए एक बार फिर से बताते हैं आप लोग को। ये सेल दिया हुआ है, सेल कितना प्रकार का है, कितना सेल है, KLMN। नाम दिए n इजकल टू 1, n इजकल टू 2, n इजकल टू 3, n इजकल टू 4। मतलब नंबर ऑफ सेल कितना है, फर्स्ट नंबर ऑफ सेल 2 हो गया, नंबर ऑफ सेल 3 हो गया, नंबर ऑफ सेल 4। इसका नाम दिए हैं KLMN। तो एक सिद्धांत है, इसमें थ्योरी दिया हुआ था। तो 2n का स्क्वायर बोरबरी एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था 2n का स्क्वायर। तो 2n का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे n है वहाँ पे नंबर ऑफ सेल लिखना है कि कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तो उसको पुट करना है। तो 2 इंटू 1 किए, मतलब फर्स्ट सेल का निकालना है कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स लेने का कैपेसिटी कितना है। तो देखिए आप कि फर्स्ट सेल में को गुना किए 2 इंटू 1 का स्क्वायर किए तो क्या होगा, 1 ही होगा। तो 2 इंटू 1 किए तो फिर हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा वो कितना जाएगा, 2 जाएगा। आई बात समझ में? फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा वो कितना जाएगा, 2 जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है 2n का स्क्वायर, है ना। एक और देखते हैं गुना करके, 2 इंटू n इजकल टू, जिसमें लेते हैं 2, ये था n इजकल टू 1 लिए, इसमें लेते हैं n इजकल टू 2। तो 2 को गुना करेंगे किससे, 2 का और 2 का स्क्वायर होगा, है ना। तो 2 को गुना करेंगे, अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो 2 का स्क्वायर करेंगे किए तो 4 हो गया, 2 को गुना करेंगे 4 से तो कितना जाएगा 8। तो इससे पता चलता है कि जो फर्स्ट सेकंड सेल आएगा वो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितना होगा, 8 होगा। अब समझ में आ रहा होगा कि हम पहले जो बताएं वैलेंसी में क्या था, कुछ एलिमेंट्स का हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, उसका संयुक्ता जब निकाल रहे थे तो पता चला था कि फर्स्ट सेल में 2 जा रहा है, सेकंड में 8 जा रहा है। तो वो इसी रूल के आधार पर जाता है कि फर्स्ट सेल में कैपेसिटी 2 है, सेकेंड में कितना है 8। तो 3, ये 4 हो गया, ये 5, 6, 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट सेल में और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। थर्ड सेल में देखते हैं एक n इजकल टू लेते हैं 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, इंटू करेंगे 2 से तो कितना जाएगा 18। अब बात करोगे 18, है ना। तो इसमें 18 देना है, लेकिन हमारे पास हम लोग जो निकालते हैं एलिमेंट्स निकालते हैं वो लगभग 20 तक ही निकाल रहे हैं ना, कैल्शियम, आर्गन, यहीं तक जा रहे हैं। तो उसमें कितना जा रहा है, 7 से 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर पा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स को क्या करना है, फिल करना है। नेक्स्ट देखते हैं n इजकल टू 4। तो 2 को गुना करेंगे 4 से, 2 को गुना करेंगे 4 का, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 को गुना करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 32। तो लास्ट में हमारा कितना आ रहा है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो इस प्रकार इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को फिल करते हैं। तो वही अभी हम लोग जब वैलेंसी निकाल रहे थे, वैलेंसी निकालने के लिए भी सीखे थे, तो वैलेंसी में पता चला था कि किसी भी एलिमेंट्स को जब निकाल रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस प्रकार होता है। एक देखते हैं हाइड्रोजन हीलियम का, एटॉमिक नंबर ऑफ He को बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं, हीलियम। तो इसका हीलियम का होता है 2, एटॉमिक नंबर इसका होता है 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 होगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसके पास एक्सेस अमाउंट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ 2 ही है ना।
तो इसीलिए जब इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा हीलियम का 2, तो एटॉमिक नंबर ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 2, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा 2 होगा। 2 क्यों होगा, 2 क्यों होगा पता चल गया, क्योंकि इसके पास एक्सेस अमाउंट में कितना है, सिर्फ 2 ही है। तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे 2। तो यहाँ पे एक सेल सर्कल बनाएंगे, ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और इसमें फिल करेंगे कि ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, बीच में से एंटर हो गया। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। आई बात समझ में? इस प्रकार आपको पूरा को क्या करना है, फिल करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, समझने का कोशिश करना है। इजी वे में है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ना। आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सारा का एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा। याद रखने के बाद इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, सेकंड में कितना जाता है, थर्ड में कितना जाता है। तो आप बिना सॉल्व किए ही आप मुंह से बता सकते हो कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसका वैलेंसी क्या निकलेगा। जैसे भी हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे क्लोरीन का, यहाँ पे देखिए आप लोग, हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे किसका, हाँ क्लोरीन का किए थे, और उसके बाद यहाँ पे सोडियम का किए थे। तो आप समझ में आ गया होगा कि जो सेल था वो सेल पे डिपेंड करता है ना। सेल पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट सेल में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 क्यों जाएगा अभी बताएं कि 2 क्या है, उसका कैपेसिटी लेने का सिर्फ 2 ही है। फिर सेकेंड सेल में कितना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन से जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, और फिर लास्ट सेल में कितना जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत? तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि वैलेंसी ज्ञात करते हैं और इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फर्स्ट सेल में कितना जाएगा, सेकेंड सेल में कितना जाएगा, थर्ड सेल में क्या जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना। इसमें एक थोड़ा सा और चीज़ बताते हैं, एक इसमें आता है, ये हो गया हमारा सेल, इसको कहते हैं सेल। सेल मीन्स क्या होता है, कक्षा। अब कक्षा क्या होता है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस मात्रा में रहता है, किस क्वांटिटी में रहता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम लोग को देखना है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट सेल का जो कैपेसिटी है वो कितना है 2, सेकंड का कितना है 8, थर्ड का कितना है 18, और फोर्थ का कितना है 32 कैपेसिटी है। तो इस प्रकार हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब इसमें आता है कि सेल में भी क्या होता है, सब सेल होता है। सब सेल का क्या बोलते हैं, सब सेल इसमें है, जैसे इसमें है एस, और सॉरी फिर से दिखाते हैं, थोड़ा सा अलग कलर चेंज कर लेते हैं ना ताकि पता चले। देखिए इसमें जो सब सेल है उसका नाम है एस, और इसमें जो सेल है वो है एस और पी। इसमें जो सेल है वो एस पी डी है, और इसका सब सेल है एस पी डी एफ। आई बात समझ में? अब अभी इसमें बताएंगे कि 2 इसमें लेता क्यों है। तो जो ये हमारा सेल हो गया, एस वाला जो हो गया, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ना। ये वाला जो हमारा फर्स्ट सेल है, इसका कैपेसिटी कितना है 2, उसका सब सेल का नाम क्या है, एस नाम है। अब एस का कैपेसिटी है कि एस जो है वो सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। कितना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लेगा। अब यहाँ पे सेकेंड सेल है, ये हो गया नंबर इक्वल टू 1 वाला है ना, ए हो गया नंबर ऑफ 2, मतलब के एल। एम में यहाँ पे देखते हैं एन इक्वल टू कितना लिए हैं 2, मतलब दूसरा सेल में देखते हैं इसमें कौन कौन सा है, एस और पी, एस और पी। तो एस का कैपेसिटी है 2 और पी का कैपेसिटी है कितना, 6। इसको याद रखना है कि एस का कैपेसिटी 2 और पी का कैपेसिटी है 6। तो इसलिए इसमें जब ऐड करते हैं तो 6 + 2 कितना होता है 8। तो इसीलिए इसका जो सेल में 2 सब सेल है एस और पी, और एस और पी दोनों जब कैपेसिटी को मैच करते हैं तो दोनों का कैपेसिटी लेने का इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस लेता है 2 और पी लेता है 6, तो 6 और 2 कितना हो गया 8। तो इस प्रकार हम लोग 8 इसमें क्या करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं, उसके लेने का कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देते हैं ना। तीसरा सेल में है एस पी और डी, क्या है एस पी डी। एस में हमारा चला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे 2 और 6 के बीच में क्या है, +4 का, तो इसमें भी +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। तो 6 प्लस कितना हो गया 10, कितना हो गया 16, और 2 कितना हो गया 18। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि n इक्वल टू थर्ड वाला में जब बताए थे कि लेने का क्षमता कितना है 18, तो 18 क्यों है, तो उसके अकॉर्डिंग s में 2 जा रहा है, p में 6 जा रहा है और d में जा रहा है 10। तो इसीलिए 10 6 प्लस 10 + 6 हो गया 16, और 2 कितना हो गया 18। तो 10 6 और 2 18, ये टोटल कैपेसिटी कितना है इसका 18। अब आता है 4 सेल n इक्वल टू 4 वाला में, इसमें है एस पी डी एफ।
तो पता चल गया S में कितना है 2, P में कितना है 6, D में कितना है हमारा 10। तो इसमें अगर +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। इन सबको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 32। तो पता चलता है कि जो सबसे लास्ट सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स लेने का कैपेसिटी कितना है 18th है, सॉरी 32 है। आई बात समझ में? किन्हीं को दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत है। हम फिर से कोशिश करेंगे आपको उस चीज़ को बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आएगा तो आपका 9th 10th और 9th 10th क्या आपको आगे भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको पूरा कोशिश करना है कि इस चीज़ को हम बेसिक से समझ जाएं। तो हम अब कोशिश किए कि आप लोग को कि फर्स्ट सेल में क्या होता है, सेकंड सेल में क्या क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स जाता है, उस चीज़ को हम बताने का कोशिश किए हैं आप लोग को, है ना। किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। चलिए इस चीज़ को हम एक बार और कोशिश कर रहे हैं। पूछ रहे सर वंस टाइम मोर। ओके बाबू बता रहे हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं फिर से, और फिर से इसको एक नया नया स्लाइड में बताते हैं ना। इस चीज़ को हम नया स्लाइड में बताते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ को बेसिक चीज़ से समझ लेने बाबू, है ना। ये आपके लिए 9 10th के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका ये दिक्कत, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के, है ना। तो इस चीज़ को हम चाहते हैं कि फिर से एक बार आप लोग को बताएं। चलिए ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारा क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों इसी में है। आई बात समझ में? इसमें हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। इसका सेल बनाते हैं एक फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, और एक है ये फोर्थ सेल। अब और साफ साफ दिखेगा आप लोग को, है ना। चलिए सर्कल अच्छे से नहीं है, आप लोग समझना ज़रूरी है, सर्कल पे ध्यान नहीं देना है। चलिए अभी हम बताएं कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स लेने का कैपेसिटी है वो क्या है। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स लेने का कैपेसिटी है वो कितना है 2 है। मतलब फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा वो 2 जाएगा। 2 क्यों जाएगा, तो अभी हम इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम हो जाएगा के, सेकेंड का नाम हो जाएगा एल, इसका नाम हो जाएगा KL M, एंड देन फिर इसका नाम हो जाएगा N। आई बात समझ में? इसका नाम हो जाएगा N। ध्यान से समझना है इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता रहे हैं ना, ताकि इससे रिलेटेड आपको आगे दिक्कत ना हो कि किसी भी एलिमेंट्स में वैलेंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका नाम देते हैं n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। ये हो गया। अब इसमें देखना है कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, सेकेंड में, थर्ड में कितना जाएगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा, और 4 में क्या जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी बताएं कि इसका एक फॉर्मूला बताए थे, बोरबरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था 2n² का फॉर्मूला। 2n² का फॉर्मूला उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे सॉल्व जब इसको करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लेना है हमको क्या, 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 × 1 का स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेल का निकालना है कि फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स जाएगा वो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स लेने का कैपेसिटी कितना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 1 लिए हैं, नंबर ऑफ 1, मतलब जो नंबर ऑफ सेल है वो 1 को ले रहे हैं ना, फर्स्ट सेल का निकालने की फर्स्ट सेल में कितना कैपेसिटी है। तो जब 2 को गुना करेंगे 1 से, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो फर्स्ट सेल में कितना जाएगा 2, इसको गुना करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 4, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। फिर ये 2 × 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा कितना होता है 16, तो 2 × 4, जो 4 4 जा 16, तो 16 को गुना करेंगे 2 से, तो ये जाएगा हमारा 32। आपको जनरली ये समझ लेना है कि फर्स्ट सेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 18, और फोर्थ में जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। किन को दिक्कत, यहाँ तक नहीं दिक्कत है ना। चलिए ये तो हो गया, यहाँ पे सेल निकल गया, फर्स्ट सेल में 2, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर देते हैं। दूसरा में कितना जाएगा 8, 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड सेल में कितना दे दिए 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट में हो गया 2, सेकेंड में हो गया 8।
थर्ड में कितना हो जाएगा 18। तो इस प्रकार इसको क्या करेंगे, पूरा में सब में फिल कर देंगे। आई बात समझ में। अब इसमें देखेंगे इसमें सब सेल्स जो होता है आखिर किस टाइप में होता है, वो चीज़ को बताएंगे अभी, है ना। चलिए इस प्रकार आपको काउंट कर लेना है कि टोटल में कितना, इस थर्ड में जाएगा कितना जाएगा 18 से जाएगा, फिर फोर्थ में कितना जाएगा 32 जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसको फिल कर लेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो फर्स्ट सेल का कैपेसिटी है वो लेने का, इलेक्ट्रॉन्स लेने का क्षमता कितना है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ये सेल हो गया। अब सेल क्या होता है, सब सेल होता है। एक होता है सेल, सेल मतलब हो गया कक्षा, और सब सेल मतलब हो गया उप कक्षा। जैसे एक कमरा है, ये कमरा कोई है। अब कमरा में अगर हम लोग पार्टीशन कर देते हैं, रूम को छेक देते हैं, तो उसको जो रूम, एक ही रूम को हम लोग अलग अलग सेपरेट में करते हैं ना, तो वो हमारा कहलाता है सब सेल। एक नया रूम को अलग अलग पार्टीशन करके उसको 2-3 रूम में बना दिए तो हमारा सब सेल कहलाएगा, क्योंकि एक रूम को हम लोग अलग अलग रूम में बना दिए। तो ये हमारा सेल हो गया। अब सब सेल इसमें कौन कौन सा है, तो फर्स्ट सेल में हमारा कौन है, एस है। फर्स्ट में कौन है, एस हमारा, है ना। तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट सेल में कौन सा है, एस। दूसरा में आता है एस और पी। सेकेंड में कौन सा आता है, एस और पी। मतलब एन जो हमारा एल है, एल का सब सेल है के एल, एल का सब सेल जो है वो एस और पी है। एम का जो सब सेल है वो एस पी और डी है। क्या है, एस पी डी। और एन का जो सब सेल है वो एस पी डी एफ। आई बात समझ में, एस पी डी एफ। अब आपको यहाँ पे एक नोट कर लेना है, क्या लिख लेना है कि एस का कैपेसिटी 2 है और पी का, सॉरी अच्छा इसको अलग लिखते हैं ना, एस का कैपेसिटी 2 है, पी का कैपेसिटी 6 है और डी का कैपेसिटी 10 है और एफ का कैपेसिटी कितना है, 14 है। तो आप देखो यहाँ पे कि दोनों के बीच में 2 और 6 के बीच में कितना का अंतर है, +4 का अंतर है। कितना डिफरेंस है, +4 का डिफरेंस है। 2 6 10, 2 और 6 के बीच में क्या है, +4 का डिफरेंस है। फिर 6 और 10 में देखिए आप, तो क्या दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, +4 का। मतलब 2 में अगर +4 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। फिर 6 में फिर +10 करते हैं और 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में फिर +4 करते हैं तो ये जाएगा हमारा 14th हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इससे पता चलता है कि फर्स्ट सेल में जो लेने का एस का कैपेसिटी है वो 2 है, पी का कैपेसिटी 6 है, डी का कैपेसिटी कितना है, 10 है और एफ का कैपेसिटी कितना है, वो 14th है। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, इसको किसी भी हाल में भूलना नहीं है। आप भूलोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। तो ये याद रखना है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में ये इसका सब सेल दिया हुआ है। फर्स्ट सेल का सब सेल कौन है, एस, सेकंड का एस पी, फिर थर्ड में एस पी डी एफ। आई बात समझ में। यहाँ पे ये कॉमन जा रहा है, ये कॉमन क्या जा रहा है कि दोनों के बीच में, मतलब तीनों चारों के बीच में क्या है, +4 का डिफरेंस जा रहा है। मतलब एक दूसरे में +4 को ऐड करते जा रहे हैं तो अगला डिजिट हमारा प्राप्त होते जा रहा है। जैसे 2 में +4 किए तो 6 आया, 6 में +4 किए तो 10 आया, 10 में +4 किए तो कितना आ गया, 14th आ गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को, एटॉमिक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल में, कि फर्स्ट सेल में क्या जाएगा, सेकंड सेल में क्या जाएगा। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेल में 2 ही क्यों देते हैं, थर्ड में 6 और 2 8 क्यों होता है। क्यों होता है, तो फर्स्ट का कैपेसिटी 2, एस का कैपेसिटी 2 + 6, इसका कैपेसिटी 2 है और इसका कैपेसिटी 6 है, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। इसका कैपेसिटी कितना है, 2 6 + 10, तो कितना हो गया, 10 6 18, 10 6 16, 16 और 2 कितना हो गया, 18। तो थर्ड सेल में कितना जाएगा, 18th जाएगा। और इसका हो जाएगा 2, फिर 6, फिर 10 और फिर हो जाएगा 14th। तीनों को कैलकुलेट कर जाएगा कितना जाएगा, 32। आई बात समझ में, किन्हीं को दिक्कत, आई थिंक दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो इजी वे में बता दिए फिर से हम एक बार में, क्योंकि एक क्लास तो फिर से लिए थे और दोबारा आपको रिटेन करवा दिए। अब किन्हीं को दिक्कत। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्लास, कि फर्स्ट सेल मतलब किसी भी एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं हम लोग, मतलब उसका विन्यास करते हैं, वो इसी फॉर्मेट में करते हैं। आपको ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा। आई थिंक कि आपको ये चीज़ पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब निकालते हैं फिर से एक बार, हम लोग क्या निकालते हैं, वैलेंसी निकाल के देखते हैं, है ना। किसका निकालते हैं, किसका निकालें, आप लोग बताओ, कोई भी एलिमेंट्स का नाम। चलिए ऑक्सीजन का निकालते हैं। लिखते हैं क्या, एटॉमिक नंबर ऑफ, क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं किससे, ओ से। ऑक्सीजन को डिनोट करते हैं ओ से। इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक
डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आई थिंक 8 होता है शायद। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, कार्बन उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन का 8 ही होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्या होगा, 2 और 6 होगा। क्या होगा इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, 2 और 6। अब समझ में आ गया डायरेक्ट क्यों लिखे 2 और 6। अभी बताएं फर्स्ट सेल में कैपेसिटी कितना है लेने का, 2, तो फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स देंगे। सेकेंड का कैपेसिटी है 8, लेकिन इसके पास है कितना, 6 क्यों बचा है, क्योंकि फर्स्ट सेल को ये दो दे चुका है, तो इसके पास बचा 6, तो जितना लास्ट में बचेगा उतना ही देंगे ना, तो ये इसका हो गया 6। अब इसको चाहिए कितना, मतलब बाह्यतम कक्षों को पूरा करने के लिए और इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 2, तो इसीलिए इसका वैलेंसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वैलेंसी होगा 2। आई बात समझ में, अब ये टूर समझ में आ गया। अब ये तो 2 को तो या किसी को देगा या तो किसी को लेगा, क्योंकि इसको वैलेंसी को पूरा करना है, तो ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा। बात समझ में आया, तो किसी से लेगा तो इसका कितना हो जाएगा, 6 तो पहले से, और 2 इसको कोई देगा, जो देगा तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इसीलिए इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। एक अभी बताए थे पिछले क्लास में क्या, और पिछला स्लाइड में बताए थे हमने क्लोरीन के बारे में, सोडियम के बारे में, है ना। और कुछ ऐसा एलिमेंट्स जाता है डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, है ना, निकालने के लिए। चलिए एक और देख लेते हैं, फिर से समझ जाइए इसको। क्लोरीन कहीं देख लेते हैं, सी क्लोरीन, लिखते हैं, हाँ, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन क्या है, 17। ये तो बताए थे अभी क्लास में, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ना। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो जाएगा, 287। देखिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 287 क्यों हो गया, अभी बताए थे 2 में फर्स्ट सेल में गया 2, सेकंड में गया 8, अब जो बचा है सो लास्ट में जाएगा, तो लास्ट में बचा कितना है, सिर्फ 7 बचा है, तो 7 दे देंगे, तो इसको चाहिए कितना, 1, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1। आई बात समझ में, इसका वैलेंसी क्या होगा, 1। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का संयुक्ता को ज्ञात करते हैं। संयुक्ता निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या होगा कि जितना कोई भी एलिमेंट्स का अगर हम लोग संयुक्ता निकाले तो उसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है विथ सैम्बल के साथ, कि क्लोरीन, जैसे हम क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोरीन का सैम्बल क्या होता है, Cl। तो यहाँ डायरेक्ट क्लोरीन का नंबर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका सैम्बल के साथ लिख सकते हैं। अब सैम्बल कैसे लिखते हैं, तो सैम्बल लिखने का रूल्स है कि किसी भी एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लेना है और छोटा सेकंड लेटर को स्मॉल में लिखते हैं। आई बात समझ में, तो सैम्बल वहाँ से कोई बड़ा चीज़ नहीं है, उसको आपको याद हो जाएगा ना। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है किसी भी एलिमेंट्स का। जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर को याद करने के लिए बोल दिया जाएगा, मतलब निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, आपको याद रहेगा तभी तो निकाल सकते हैं ना, तो बिना याद किए आप एटॉमिक नंबर निकाल नहीं सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर पूरी तरह से उसको याद कर लेना है। देन फिर अभी हम जो पिछला स्लाइड में बताएं वो सबको आपको क्या करना है, ये वाला, हाँ, ये वाला आपको दिमाग में बैठा लेना है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, किस टाइप में होता है। अगर आपका दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ गया तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, आप मुंह से बता दोगे, है ना। जैसे बता सोडियम, तो सोडियम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन करो 281। आई बात समझ में, तो 281 क्यों किए फर्स्ट में, इसीलिए इसको बता रहे हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आई होप कि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि सर हमें इस चीज़ को दिक्कत है। मैं चाहूँगा, फिर से कोशिश करूँगा कि आपको उस चीज़ को डॉट को क्लियर कर ले, है ना। रटने का कोशिश नहीं करना, चीज़ों को समझना है। ये केमिस्ट्री बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। आपको अगर चीज़ों को समझ में आ जाएगा तो ये बहुत ही ईजी लगेगा, चुटकियों में बनेगा, सॉल्व होगा, है ना। तो इसीलिए हम पहले बेसिक चीज़ आपको बताएं ताकि आपको दिक्कत ना हो ना। चलिए इस स्लाइड को आप देख लीजिएगा, मतलब फिर से इसको याद कर लेना ना। इसलिए हम पहले क्या किए, मतलब आप लोग को वैलेंसी बताएं कि वैलेंसी निकालने के लिए क्या होता है। वैलेंसी निकालने के पश्चात कि वैलेंसी जो निकालते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में करते हैं और उसका संयुक्ता कैसे निकालते हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स का जो लास्ट सेल को पूरा करना है, इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए उसको, उसके अकॉर्डिंग उसका वैलेंसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, दिमाग में बैठा लेना है उसको, है ना।
फिर हमने पढ़ा क्या, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये छोटा सा पार्ट्स था कि मतलब उन्होंने जब प्रयोग किया था अल्फा किरणों को, तो कुछ जो किरण थे वो सीधे पास हो गए थे और कुछ किरण डिफ्लेक्ट हो गए थे, जिसमें 90% जो रे था वो सीधे पास हो गया मतलब गोल्डन प्लेट से, और लगभग 9% जो किरण था वो उसका रास्ता डिफ्लेक्ट कर गया था। डिफ्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो था वो नाभिक से न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना चक्कर लगाते रहते हैं। अब जो चक्कर लगा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं से वो अल्फा किरण टकरा कर वो मूव कर गया, और मात्र सिर्फ एक जो रे था वो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते में लौट गया, क्योंकि वो बीच में न्यूक्लियस था, ठोस ऑब्जेक्ट उन्होंने बताया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ठोस से टकराएगा तो वो उसी मार्ग में लौट जाएगा, तो उन्हें इस चीज़ को बताया था। तो यहाँ से पता चलता है कि 90% जो सीधे पास हो गए, 9% क्या हो गया, रिफ्लेक्ट कर गया, और मात्र 1% जो रे था वो उसी रास्ते में क्या हो गया, चला गया, है ना। तो ये छोटा सा पार्ट्स था। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है उसको इलेक्ट्रॉन्स को किस सेल में कितना कितना देते हैं बेटा, कि क्या बोलते हैं कि तुमको कितना हिस्सा है, कितना कितना तुम्हारा हिस्सा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देते हैं। देखिए घर में अगर छोटा भाई बहन है ना, तो छोटा बच्चा को अगर घर से मम्मी अगर मिठाई लाती है ना, तो छोटा बच्चा को उसके एक क्वांटिटी के अनुसार मिलता है। अब ऐसा थोड़ी कि छोटा बच्चा अगर 2 समोसा खाने का कैपेसिटी है उसको देते हैं बेटा ले तुम 6 समोसा खाओ, खा सकेगा, नहीं खाने सकेगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी रूल्स है कि फर्स्ट का कैपेसिटी है 2, अब इसको बेटा दे देंगे, बोलेंगे कि बेटा तुम 4 ले लो, तो लेने सकेगा, नहीं लेने सकेगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी सिर्फ 2 है। तो उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं ना, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। आई बात समझ में। तो इसको पूरा दिमाग में बैठा लेना है कि सेल क्या है, के है, एल है, एम है, किसका किसका नाम है, एन इक्वल टू 1 क्या होता है, एन इक्वल टू 2 क्या है, ये सब दिमाग में इसको बैठा लेना है ना। फिर हमने पढ़ा क्या कि इसका सब सेल के बारे में पढ़ा। सब सेल क्या होता है, एसपीडीएफ होता है। एस का कैपेसिटी 2 है, पी का कैपेसिटी कितना है 6, डी का कितना हो जाएगा 10, और एफ का कितना है 14। ये +4 में चलता है, इसको दिमाग में बैठा लेना क्या, ये +4 में चलता है ना। आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार में, एसपीडीएफ, एस में क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे इसका 10 है, और देन फिर इसका हो जाएगा 14। आप देख सकते हो दोनों के बीच में क्या है +4, इसके बीच में भी क्या है +4, आई बात समझ में, और इसके बीच में भी क्या है +4 का जा रहा है ना। आपको दिमाग में बैठा लेना है कि दोनों के बीच में जो जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेने का वो क्या है +4 में है, इसको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म कुछ होता है हम भूल रहे हैं, शायद शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फोकस करके, या फिर कुछ और होगा, देख लीजिएगा, देख लेंगे इसको। अच्छा बट इसको याद रखना है, इसी वे में इसको आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है किसी भी सेल में। आई बात समझ में। आई होप कि आप लोग को ये पूरा समझ में आ गया होगा। देन फिर हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज किए, है ना। ये था पूरा हमारा आज का क्लास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कि किसी भी एलिमेंट्स का हम लोग वैलेंसी निकालते कैसे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। हाँ चलिए, आप लोग इस चीज़ को पर एक बार क्लास समझ में ना आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आप लोग बताने का। आप लोग इस चीज़ को एक बार कॉपी में जब पढ़ते जाइएगा और इसको नोट करते जाना है ना, ताकि चीज़ों को समझ में आए। किन्हीं को दिक्कत होगा तो ज़रूर पूछिएगा, है ना। चलिए आज का क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, है ना। और दोस्तों को भी शेयर करना है, सबको जानकारी अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, दोस्तों को भी बताना है। ऐसा नहीं कि अच्छा चीज़ मिल रहा है सिर्फ खुद को लेना है, दूसरों को भी देना है। आई बात समझ में। इसलिए सबको देना है, खुद पढ़ना है और दोस्तों को भी पढ़ाना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।